नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक बेहतरीन खबर के साथ, और खबर यह है कि आज देश के 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने शपथ ग्रहण कर लिया है। और इनकी नियुक्ति जो है वो अपने आप में, जब ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे उस समय भी विवादों में रही थी, और ये खुद पुराने इतिहास के साथ अपने आप को विवादों में ही जोड़कर रखे हुए हैं। अर्थात इनके जब चाचा जी कभी सीजेआई होने वाले थे उस समय इंदिरा गांधी जी ने उनकी नियुक्ति को अटका दिया था। तो एक तरह से यह माना जाता है कि इनकी नियुक्ति इस कंपनसेशन में की गई थी। और उस पूरी कहानी को आज के सेशन में हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या तथ्य है, क्या कैसे है, वो सब थोड़ा बहुत देखेंगे। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। वर्तमान में चंद्रचूड़ साहब जो है वो अभी फ्राइडे के दिन रिटायर हो गए, और उनकी जगह आपने आज यानी मंडे के दिन शपथ ग्रहण सुबह 10 बजे कर लिया है। ठीक है, आपका नाम है संजीव खन्ना और आप देश के 51 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहलाएंगे। इनका कार्यकाल मई 2025 तक रहेगा, तो कार्यकाल लगभग 6 महीने के आसपास आपका रहने वाला है। और इस 6 महीने के कार्यकाल में आप काफी सारे बड़े बहस में, मतलब काफी सारे बड़े फैसले लेने वाले हैं, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट केसेस लिस्टेड हैं इनके नाम से, इनकी बेंच के सामने। ठीक है, तो चंद्रचूड़ साहब रिटायर्ड हुए और उनके स्थान पर जस्टिस खन्ना जो है वो 51 में सीजेआई के रूप में आज के दिन शपथ लिए। यही सुर्खी हर जगह बनी हुई है। 13 मई 2025 तक आपका कार्यकाल रहेगा और सुबह 10 बजे इनको शपथ ग्रहण करा दिया गया। यहाँ पर ये कार्यक्रम की तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ राष्ट्रपति इनको शपथ ग्रहण करवा रही हैं। राष्ट्रपति के द्वारा इनको शपथ ग्रहण करवाई गई। इनके बारे में थोड़ा सा तथ्यात्मक जानकारी जान लीजिए। आपका जन्म 1960 में हुआ था, तो भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर किसी को सीजेआई होना है तो उसकी अधिकतम उम्र 65 वर्ष तक हो सकती है। तो आपने 14 मई 1960 को जन्म लिया था, तो टेक्निकली 2025 में आपके 65 साल पूरे हो जाएंगे। तो 14 मई तक ही कार्यकाल जाएगा, इसलिए 13 मई 2025 में आप 65 साल के जैसे ही होंगे आपका कार्यकाल पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, 1983 में आप दिल्ली के अंदर बार काउंसिल के अंदर एज ए एडवोकेट आए थे। 2004 में आप स्टैंडिंग काउंसिल यानी जिसको आप सरकारी वकील बोलते हैं वो दिल्ली के अंदर अपॉइंट किया गया 2004 में। 2005 में इन्हें दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर एडिशनल जज बनाया गया। 2006 के अंदर ये परमानेंट जज बने दिल्ली के अंदर, और 2019 में इन्हें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज एलिवेट कर दिया गया था। तो दिल्ली हाईकोर्ट से इनका सुप्रीम कोर्ट जाना बड़ा विवादों में रहा था, और वो विवाद क्या थे उसके बारे में कहा गया था, काफी बड़ा मसला बना था। 2006 से आप हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट में थे, और वहां से 2019 में आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बनकर आए थे। तो इनसे ऊपर के जो जज थे, इवन दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जो डीजे थे, मतलब सीजे थे, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाईकोर्ट जो थे, उन्होंने राष्ट्रपति को लेटर लिख के कहा था कि इनकी नियुक्ति 32 जजेस को क्रॉस करके हुई है। यानी सुप्रीम कोर्ट में इनकी नियुक्ति 2019 में जो हुई थी, इससे पहले उनके आगे जो 32 जजेस थे उनको छोड़कर इनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज ए जज लिया गया है, जो कि गलत है। तो इनकी नियुक्ति 2019 में सुप्रीम कोर्ट में होना सीनियरिटी को बाईपास करके हुआ था, इसलिए ये काफी ज्यादा विवादों में रहे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनकी नियुक्ति पूरी तरह कॉलेजियम ने डिसाइड की थी। कॉलेजियम ने इनको अपलिफ्ट किया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम है, सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस हैं, उन्होंने इन्हें अपने कैडर में बुलाया था। इसका मतलब यह हुआ कि इनके लिए सरकार नहीं, कॉलेजियम जिम्मेदार है, जिसको वर्तमान सरकार ने हटाने के लिए एनजेएसी लाने तक का प्रयास किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी हटा दिया। हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की जो नियुक्ति है, इसे लेकर के काफी सारे लोग प्रश्न उठाते हैं कि भाई चंद्रचूड़ साहब जाने वाले थे, उससे पहले ही 11 अक्टूबर को उन्होंने अपनी तरफ से नाम लिखकर भेज दिया कानून मंत्री को कि साहब अगले चीफ जस्टिस संजीव खन्ना होंगे। इसका मतलब कौन व्यक्ति नया चीफ जस्टिस बनेगा, इसका फैसला जाने वाला चीफ जस्टिस जो जा रहा है वो करके जाता है। वो कैसे करता है, तो उसके लिए उन्होंने अपनी एक व्यवस्था बनाई हुई है। यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन सीजेआई बनेगा, इसके लिए कोई दखलंदाजी किसी बाहरी इंस्टीट्यूशन की नहीं है। लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र के माध्यम से चल रहे जो संसद है, जो लोकतंत्र की रिप्रेजेंटेटिव बनी हुई है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो न्यायपालिका में संसद का कंट्रीब्यूशन हो, इसकी बहुत बार डिमांड हुई है। वर्तमान जो सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन है, इसने तो एक बार प्रयास भी किया था कि कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे कि सीजे की नियुक्ति या फिर कोर्ट के अंदर जजेस की जो नियुक्ति है, इसे लोकतांत्रिक या फिर सरकारों के इंटरफेरेंस से बनाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपनी स्वतंत्रता में दखल करा दिया और कहा कि इससे न्याय कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, इसलिए न्यायपालिका के फैसले न्यायपालिका करे। यही कारण है कि न्यायपालिका पर भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगते हैं। भारत की न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोप लगना भी बड़ा कॉमन हो गया है, क्योंकि जब आप ही अपनों को नियुक्त कर रहे हैं कि आपको पता है कि मेरे बाद सीनियर मोस्ट जज को बनाना है, ये कॉलेजियम को तय करना है, तो ऐसे में सीनियरिटी की जो बात है वो कैसे डिसाइड होगी। आज जब इनको उठाया गया था दिल्ली हाईकोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट में लिया गया था, उस समय उनसे ऊपर के 32 जजेस को बाईपास कर दिया गया, तो फिर सीनियरिटी की बात ही कहां रह गई। इसका मतलब तो यह हुआ कि सीनियरिटी के केस में सुप्रीम कोर्ट में एंट्री करने के बाद सीनियरिटी देखी जाएगी। तो यदि ये 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट आ गए थे, तो उस समय के हिसाब से इनको अपलिफ्ट ही इसलिए किया गया होगा ताकि भविष्य में ये सीजेआई बन सके। इसी तरह से चंद्रचूड़ साहब जो रिटायर्ड हुए हैं, उनके पिताजी भी कभी सीजेआई हुआ करते थे। इनके जो चाचा हैं हंसराज खन्ना, जिनके कारण आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो भी कभी सीजेआई बनने से बस एक कदम चुके थे, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने उनकी नियुक्ति नहीं की थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोर्ट के अंदर पहले से ही पता है कि किसका बेटा कहां तक जाएगा और किसका कितना बढ़िया कनेक्शन है, वो ऊपर तक जाएगा। इस बात को लेकर बहुत बार कई मंचों पर बहस हुई है कि जब सीजेआई की नियुक्तियां हो या फिर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो नियुक्तियां हो, उनमें ट्रांसपेरेंसी की कैसे पालना की जाए। खैर, ये सब बातें लोकतांत्रिक देश में चर्चा का या विमर्श का विषय बनती रही हैं। तो ऐसे में ही ये विमर्श विवादों में रहा कि इनको 32 जजेस क्रॉस करके पहले सुप्रीम कोर्ट में लिया गया था और इनके चाचा को सीनियर मोस्ट होते हुए भी सीजेआई नहीं बनाया गया था। खैर, फिलहाल के लिए इन पर लौटते हैं। आप 2023 के अंदर चेयरमैन ऑफ सुप्रीम लीगल सर्विस कमेटी भी रहे। वर्तमान में आप एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस हैं और 2025 तक आप सीजेआई रहने वाले हैं। इनके हाईकोर्ट, इनके जो मतलब पिताजी थे वो दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जज रहे हैं। इनके चाचा हंसराज खन्ना दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के अंदर मशहूर जज थे और वो इंदिरा गांधी जी की सरकार की इमरजेंसी का विरोध किए थे। साथ में राजनीतिक विरोध की बिना सुनवाई के जेल डालने पर भी नाराजगी जताई थी कि किसी को जेल क्यों डालना, इमरजेंसी के विरोध करने वालों में थे। इस कारण से उन्हें सीजेआई नहीं बनाया गया था।
1977 में वरिष्ठता के आधार पर उनका बनना तय हुआ था कि भाई यही व्यक्ति अब सीजेआई बनेंगे, लेकिन उस समय जस्टिस एम.एच. बेग को सीजेआई बना दिया गया था, जिसके विरोध में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ही इस्तीफा दे दिया। और जब इंदिरा गांधी की सरकार गिरी, उसके बाद चौधरी चरण सिंह की सरकार में उन्हें 3 दिन का कानून मंत्री बनाया गया था। मतलब एक प्रकार से हंसराज खन्ना एंटी कांग्रेस थे और भाई इंदिरा गांधी जी को पसंद नहीं थे। अब इंदिरा गांधी जी को पसंद क्यों नहीं थे वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं हंसराज खन्ना 4 दिन के लिए भारत के कानून मंत्री बने थे, 10वें कानून मंत्री थे भारत के। अब सवाल है ऐसा क्या था कि साहब मतलब उनको दिक्कत थी, तो असल में चूंकि उन्हें ये क्या कहते हैं उसको, हंसराज खन्ना जो है, इन्हें बहुत से फैसले इंदिरा गांधी के पसंद नहीं थे और ऐसे फैसलों में जब वो खिलाफत में रहते थे तो यही इंदिरा गांधी को पसंद नहीं था। तो इंदिरा गांधी के फैसले जज साहब को पसंद नहीं और जज साहब के फैसले ना मतलब के फैसले लेना इंदिरा गांधी को पसंद नहीं, तो भाई तसलंदाजी। और ये तसलंदाजी जो है यही लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। भारत के लोकतंत्र में कहते हैं कि भारत के लोकतांत्रिक आधार के 3 स्तंभ हैं और उनमें से एक का नाम न्यायपालिका है, एक का नाम कार्यपालिका है और एक का नाम व्यवस्थापिका है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका जिसे आप विधायिका के नाम से जानते हैं, इनके बीच में कोई कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत में हमेशा कौन बड़ा इसकी लड़ाई चलती रहती है। कभी न्यायपालिका को लगता है कि वो कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव से ऊपर चली गई है, कभी लेजिस्लेचर को लगता है कि वो एग्जीक्यूटिव को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। यही तीनों के बीच का जो मामला है यही गड़बड़ाता रहता है। लोकतंत्र में तीनों सही से चलते रहे, सेपरेशन ऑफ पावर्स रहे, ये सबसे सही चीज मानी जाती है। खैर फिलहाल खन्ना जी पे वापस आते हैं। चाचा से प्रभावित होकर के संजीव खन्ना जो वर्तमान में हमारे सीजेआई बने हैं, इन्होंने अपने लिए वकालत चुना था और इन्होंने कैंपस लॉ कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी दिल्ली में, वहां से अपनी एलएलबी की थी। इसके बाद सरकारी वकील बने। 2005 के अंदर जस्टिस खन्ना दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जज बने। 13 साल तक आप जज रहे और 19 में इन्हें प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। और जब सुप्रीम कोर्ट का जज बने थे तो उस समय जो दिल्ली के हाईकोर्ट के जस्टिस कैलाश थे, उन्होंने लिखा कि 32 जजों को भुला करके इन्हें सीजेआई मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज लेके जाना अपने आप में एक ऐतिहासिक भूल कंसीडर किया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति कोविंद हुआ करते थे उस समय पर और उन्होंने इन्हें अपॉइंट कर दिया कि ठीक है। और इनका अपॉइंटमेंट अगेन सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा ही भेजा गया था कि सर इन्हें हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बनाना चाहते हैं। उस समय 2 जज बने थे, एक ये थे और एक माहेश्वरी थे। 2 जज जो है वो एक साथ दिल्ली हाईकोर्ट के मतलब 2 जज जो है वो उस समय सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बनाए गए थे, संजीव खन्ना एंड दिनेश माहेश्वरी। ये उस समय की खबरें हैं 2019 की, जब रिटायर्ड एचसी जज कैलाश गंभीर ने अपनी तरफ से राष्ट्रपति को लिखकर कहा था कि ये गलत परिपाटी सेट हो रही है। खैर कोर्ट के मामले पर सरकार इंटरफेयर कर नहीं पाती, इसलिए ये फैसले उस समय इनको हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बनाने के ले लिए गए थे। आपने कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जिनमें आर्टिकल 370 इलेक्टोरल बॉन्ड के जो मामले हैं उनमें आपके फैसले चर्चित रहे हैं। आपने 6 साल के कैरियर के अंदर 450 बेंचों में हिस्सा लिया है और 115 फैसले लिखे हैं। इसी साल जुलाई में जस्टिस खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने ही केजरीवाल जी को जमानत दी थी। 8 नवंबर को जो एएमयू से जुड़ा हुआ मसला रहा, जिस पर हमने ऑलरेडी आपके इसी चैनल पर सेशन किया हुआ है, उसमें यूनिवर्सिटी को जो माइनॉरिटी स्टेटस देने वाली बात है उसमें भी इनका समर्थन रहा है। इनके काफी सारे ऐतिहासिक फैसलों में जिन जिन चीजों की सबसे ज्यादा चर्चा है, उन चर्चों में 370 वाली चर्चा, इलेक्टोरल बॉन्ड वाली चर्चा, वीवीपैट वाली चर्चा शामिल रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो स्कीम थी उसको असंवैधानिक करार देने वाला जो फैसला था वो भी इन्हीं की बेंच ने दिया था। ये उस 5 जजेस की बेंच में शामिल थे जहां पे इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया गया था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा एनडीए सरकार की खिलाफ मतलब लोगों ने ट्रोलिंग की थी। अपोजिशन ने कहा था कि देखो हम तो पहले ही कहते थे इलेक्टोरल बॉन्ड भ्रष्टाचार का तरीका है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है। इसी प्रकार से जो 370 का फैसला हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट की जम्मू कश्मीर के अंदर 370 रहे या ना रहे, उसके लिए 370 के निर्णय को बरकरार रखने वाले कि हाँ भाई 370 हटाना सही निर्णय था, उस बेंच में भी आप शामिल थे। मतलब इनके कुछ फैसले ऐसे हैं जिन्हें देखकर कभी मतलब भाई एक बार में सुनते ही ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इन्हें इसलिए सीजेआई बनाया गया हो या फिर इसलिए इन्हें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज लिया हो कि केंद्र सरकार के प्रति इनके मन में श्रद्धा भाव रहा हो। तो कई फैसले ऐसे हैं जिनसे लगता है श्रद्धा भाव था, कई फैसले ऐसे हैं जिनसे लगता है श्रद्धा भाव नहीं था। केजरीवाल जी को इन्होंने जमानत दे दी, संभवतः ये केंद्र सरकार के एंटी फैसलों में कंसीडर किया जाए। जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को केंद्र सरकार लाई उसको असंवैधानिक करार दे दिया, उसको देख करके भी यही लगता है कि ये तो उनके हित में फैसला नहीं था। लेकिन 370 को हटाने का निर्णय दे दिया, हटाने के निर्णय को बरकरार रखा कि हाँ भाई अच्छा किया 370 हटा दिया, तो ये अपने आप में लगता है कि केंद्र सरकार को फेवर कर दिया। इसका मतलब ये है कि न्यायपालिका को इस चश्मे से देखना ये तो सरकार हितैषी फैसले हैं, ये सरकार के खिलाफ वाले फैसले हैं, ये फिलहाल के लिए हम बंद कर सकते हैं। केवल यही माने कि जस्टिस खन्ना आए हैं, इनको कॉलेजियम ने किसी ना किसी तरीके से सोच समझ के ही लिया होगा और वर्तमान में जब देश के सीजेआई बने हैं तो कुछ अच्छे फैसले लेंगे। इनकी कुछ तारीफों में चीजें शुमार रही हैं, जैसे इन्हें सेम सेक्स मैरिज के लिए एक डिबेट में शामिल होना था, मतलब एक बेंच में शामिल होना था, जिस 4 जजेस की बेंच 5 जजेस की बेंच में शामिल होना था, उसमें से इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था कि मैं इस मसले पर कोई भी सिटिंग नहीं लेना चाहता, यानी कि मैं इस केस की सुनवाई नहीं करना चाहता, मेरी जगह किसी और को आप लगाएं। ठीक है, कॉलेजियम के तहत इनकी नियुक्ति हुई है और कॉलेजियम के तहत नियुक्ति होने के लिए एमओपी बना हुआ है, जिसे मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस कहा जाता है। वर्ष 1999 में पहली बार एमओपी तैयार हुआ था और उसी से अब तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की नियुक्ति हो रही है। एमओपी यानी कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में होता क्या है कि जाने वाला जो जज है, यानी कि जो रिटायर होने वाले जज है, जैसे चंद्रचूड़ साहब रिटायर होने वाले थे, उन्होंने 1 महीने पहले यानी कि 11 अक्टूबर को कानून मंत्री के पास नाम भेज दिया था लिफाफे में कि मेरे बाद सबसे सीनियर मोस्ट जज ये हैं, इन्हें ही सीजेआई बनाया जाए। कानून मंत्री ने ये बात प्रधानमंत्री को भेजी, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति ने लेटर जारी कर दिया। ठीक है, इस तरह से ये सारी चीजें हुई थी और सबसे सीनियर मोस्ट जजेस को बनाया जाता है। ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। आपका कार्यकाल जो है वो कुछ ही समय का रहने वाला है, 65 साल की उम्र में आप रिटायर हो जाएंगे। अगले 7 सालों में 8 जजेस बनेंगे और उन 8 जजेस को इस क्रम में आप देख सकते हैं, सबसे पहले संजीव खन्ना, फिर बी आर गवई, फिर सूर्यकांत जी, फिर विक्रमनाथ जी, फिर बीवी नागरत्ना। इस
तरह से इस क्रोनोलॉजी में आने वाले 7 साल में 8 जजेस बनेंगे भारत के सीजेआई, जो कि सीनियरिटी के हिसाब से तय है। अकॉर्डिंग टू कॉलेजियम सीनियरिटी को ही अब मान्य किया जाता है। कहते हैं कि जो 1973 में इंदिरा जी ने जस्टिस ए एन रे को सीजेआई बनाया था, उसके पीछे के लिए मतलब कहा जाता है कि 2 बार ऐसा हुआ है कि जो सीनियर मोस्ट जज है उसको सीजेआई नहीं बनाया गया, और वो दोनों ही बार इंदिरा गांधी जी के समय पर हुआ। वर्ष 1973 में पहली बार ऐसा था जब सीनियर मोस्ट जज को सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई नहीं बनाया गया। वो समय था जब इंदिरा जी ने जस्टिस ए एन रे को सीजेआई बनाया था। उस समय 3 जज जे एन शेलत, के एस हेगड़े और ए एन ग्रोवर को दरकिनार किया गया था। वहीं दूसरी बार जब जस्टिस इनके जो चाचा थे हंसराज खन्ना, जो सबसे सीनियर मोस्ट थे, उन्हें जज बनाया जाना था, यानी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाना था, उनके स्थान पर जस्टिस एम एच बेग को सीजेआई बनाया गया था। और उसका कारण क्या बताया गया था कि 13 जजेस की बेंच ने 7-6 से केशवानंद भारती मामले में आदेश दिया था। तो जो 6 जजेस की बेंच थी, जो कि ये चाहती थी कि संविधान संशोधन एक लॉ है, यानी कि एक तरह से सरकार को झुकाना चाहती थी, उसके फैसले वाली कैटेगरी में हंसराज खन्ना भी थे। तो बोले हंसराज खन्ना मेरे फैसले पसंद नहीं करते, इसलिए मैं इन्हें सीजेआई नहीं बनाऊंगी। और ऐसा करके उन्हें सीजेआई से विमुक्त कर दिया गया, एक तरह से हटा दिया गया कि नहीं, आप नहीं बनेंगे, आपकी जगह किसी जूनियर को सीजेआई बनाया जाएगा। ठीक है। जस्टिस खन्ना 5 बड़े मामलों की इस समय सुनवाई करेंगे अपने 6 महीने के कार्यकाल में, और उस 5 बड़े मामलों में से मैरिटल रेप केस, इलेक्शन कमीशन के सदस्यों का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस, बिहार की जातिगत जनगणना की वैधता, सबरीमाला केस का रिव्यू और सेडिशन की संवैधानिकता, इनके बारे में आप मतलब